आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड मूविंग ऑन ए चार्ज और करंट। इसको हम लोग ईएमएफ के अंदर भी पढ़ते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम लोग देखेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण से उसका क्या रिएक्शंस होते हैं और वो किस तरीके से अपने प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, है ना। मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी एक्सटर्नल फील्ड होगा, मैग्नेटिक कोई भी एक्सटर्नल फील्ड होगा और किसी जगह पे प्रेजेंट होगा, उस जगह पे कोई मटेरियल्स को मैं रखूंगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, मूव करेगा नहीं मूव करेगा। तो मूव करेगा तो किस डायरेक्शन मूव करेगा, लेफ्ट करेगा या राइट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायरेक्शन में तुमने मैग्नेटिक फील्ड रखा है। मतलब कि मैंने अगर बार मैग्नेट रख दिया है और बार मैग्नेट के सामने मैंने अगर कोई मटेरियल्स रखा है तो वो अट्रैक्ट होगा उसके तरफ या फिर रिपेल होगा उसके तरफ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से पता चलता है। तो इसमें हम लोग को पता चलने वाला है कि उसका मटेरियल्स किस तरीके से बिहेव करेगा अगर मैं उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में या फिर एक बार मैग्नेट के सामने रखता हूं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन of substances according to their magnetic behavior। तो किस तरीके से बिहेव करेगा, तो लेट्स से कि अगर मैं कोई भी एक बार मैग्नेट लिया हूं और बार मैग्नेट एक ऐसा हो सकता है जिसमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, और बार मैग्नेट क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है स्पेस में। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में सेटअप कर दिया एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कुछ हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इस जगह पे एक मटेरियल को पुट किया गया, मटेरियल हमारा या फिर कोई भी सब्सटेंस हमारा इस जगह पे पुट किया गया और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और मुझे चेक करना है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कि ये रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब सारे सब्सटेंसेस को रखा गया तो मुझे तीन डिफरेंट तरह करके सब्सटेंसेस मिले। टोटल तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस मिले, जिसमें कि एक है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस का अलग अलग बिहेवियर देखा गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स। तो उन तीनों को एक एक करके हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस को कहा जाता है। तो ये चैप्टर काफी छोटा है, मतलब कि छोटा ही है ये, एक लेक्चर या फिर 1.5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग सिर्फ देखेंगे। अगर थ्योरी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी हम लोग जा सकते हैं, बहुत वास्ट है ये। ठीक है, इवन जो मॉडर्न में चीज़ें चल रही हैं वो सारा का सारा इसी मैग्नेटिक मटेरियल पे बेस्ड है। सुपर कंडक्टर्स वगैरह जिस पे अभी काम चल रहा है, लेविटेशन और ये इंजन वगैरह, ट्रेन वगैरह जो चलती हैं, इसी चीज़ों पे वर्क कर रहा है। तो काफ़ी वास्ट है ये, लेकिन हमारे कोर्स और सिलेबस के हिसाब से काफ़ी छोटा है, तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे।
अगर इसको पढ़ाने जाऊँ तो मैं बहुत बड़ा भी इसको डिटेल्स में पढ़ा सकता हूँ, जिसकी ज़रूरत है नहीं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा गया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? पता है क्या? रिपल। रिपेल करते हैं, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ सब्सटेंस is placed in an external magnetic field, then these type of substances repel these types of substances get repelled by the bar magnet, by the bar magnet। तो ये सब्सटेंस को जैसे मैं रखूंगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर एन एग्जांपल बोलूँ तो एग्जांपल में जिंक है, तुम्हारा कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, बहुत सारे आ जाते हैं, वाटर में आ जाता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस इन सभी में प्रेजेंट होते हैं। तो जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, वाटर है, मर्क्यूरी है, काफ़ी ज़्यादा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे। इनफैक्ट डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो वो वीकली रिपेल करते हैं। तो ऐसे फेनोमेना को या फिर प्रॉपर्टी को डायमैग्नेटिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो डायमैग्नेटिज्म है ये हर एक मटेरियल में पाया जाता है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें नहीं होता है। लेकिन कुछ मटेरियल में डायमैग्नेटिज्म काफ़ी कम होता है और दूसरे वाले मैग्नेटिज्म क्या होते हैं, डोमिनेटिंग होता है। तो जिसके कारण से डायमैग्नेटिज्म थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल दूसरा हम पढ़ते देखते हैं, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे सब्सटेंस होते हैं, बोलो? हम्म, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दीज आर द सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस which gets magnetized in the direction of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, डायरेक्ट इन द सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा? सेम डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड इफ इट इज brought near to the bar magnet, it attracts
तो हुआ यूं कि अगर मैं किसी भी एक बार मैग्नेट के सामने, एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के सामने मैं एक ऐसे सब्सटेंस को रखा हूं जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। इसको हम लोग आगे भी धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट्स वगैरह किस तरीके से आते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो होता यूं है कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा होगा और इसके अंदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर छोटा सा मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। मतलब कि जैसे कि ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और इसके अंदर भी एक डायपोल आ जाएगा। तो इसके पास एक क्या है, डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, जो कि काफी स्ट्रांग है, और इसके पास भी डायपोल मोमेंट आ जाता है। पहले नहीं होता है डायपोल मोमेंट, जैसे ही मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखता हूं तो अब इसमें डायपोल मोमेंट आ जाता है, इंड्यूसेस सम डायपोल मोमेंट। सम डायपोल मोमेंट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो भी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट होता है। मतलब कि या फिर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसी के डायरेक्शन में होता है। ठीक है क्या? तो इस जगह पे तुम, और ये वीक वीक होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जिस तरह का डायपोल मोमेंट है तुम्हारा बार मैग्नेट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में हाई होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसीलिए ये वीकली अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली नहीं होता। और डिटेल्स में हम लोग इसे भी पढ़ेंगे कि वीकली क्यों होता है, स्ट्रांग क्यों नहीं होता है। स्ट्रांग में ऐसा क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लग जाता है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो इस वाले में नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस तरफ आएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो ये इफेक्टिवली एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो देयर विल बी ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू मटेरियल्स, पहला बार मैग्नेट और दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है क्या? तो यहाँ पे मैंने वही दो बातें लिखी है, दीज आर द सब्सटेंस विच गेट मैग्नेटाइज्ड। पहले मैग्नेटाइज होगा, मतलब कि डायपोल मोमेंट आया, उसके बाद ही ये अगर ब्राउट नियर टू द बार मैग्नेट इट अट्रैक्ट्स, उसके बाद ही अट्रैक्ट होगा। सेम केस तुम्हारा डायमैग्नेटिज्म में भी होता है कि वो पहले मैग्नेटाइज होता है लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन मैग्नेटाइज होता है, उसके बाद फिर वो क्या करता है, वीकली रिपेल करता है। तो ये हो गया तुम्हारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसको देखते हैं हम लोग। फेरोमैग्नेटिक सर सब्सटेंसेस, सर ऊपर के दोनों टेम्पररी इफेक्ट्स ही है ना? हाँ टेम्पररी है। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटेगा वो हट जाएगा। ठीक है, और उसमें भी कुछ कुछ डिटेल्स है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिटेंशन वगैरह चीज़ें थोड़ा सा रह जाता है, क्यों रहता है और कैसे रह जाता है उसको भी बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, बोलो जल्दी से। व्हेन प्लेस्ड इन external magnetic field, it gets strongly magnetized। और जब मैं strongly वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं कंपेयर टू दीज टू सब्सटेंसेस बोल रहा हूँ। दीज टू कौन सा, एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक। तो magnetic field it gets strongly magnetized, and if it is placed
near to the bar magnet, it gets attracted. और ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वीक नहीं होता है। देखो जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था वो भी अट्रैक्ट हो रहा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो भी अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। पहले इसके मैं कंस्ट्रक्शन को समझ लेता हूँ कि अगर मैं इस जगह पे एक बार मैग्नेट को रखा हूँ तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरफ होगा और ये क्या करेगा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करेगा। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक सब्सटेंस रखा, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट सेटअप हो जाएगा। दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। और जब भी मैं इंड्यूस्ड का बात करता हूं इसका मतलब वो किसी ना किसी के कारण से हुआ है। तो रीजन कौन है? ये बार मैग्नेट है। इसके कारण से ही इसमें डायपोल मोमेंट का इंडक्शन हुआ। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो काफी स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द अदर वन जो कि पैरामैग्नेटिक में देखा। तो अब क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तो ये है हमारा साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल और ये है हमारा, क्योंकि बार मैग्नेट का ये जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसा होगा। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये रीजन है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आई क्या? तो अब हाँ इस सर। कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर मैं इसके बारे में जान सकता हूँ कि हाँ ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है स्ट्रांगली, क्यों रिपेल कर रहा है, इसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे। तो एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो मैग्नेटिज्म में यूज किए जाते हैं, that is magnetization and magnetic intensity। and magnetic intensity ये क्या है? मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो समझना मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है और मैग्नेटाइजेशन क्या चीज़ है, बराबर। अगर कोई भी हमारे पास बार मैग्नेट है, मैं उससे तुम्हें समझाता हूं। अगर कोई भी बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। और वो क्या करता है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। क्यों सेटअप करता है, रीजन ऐसा क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है? क्योंकि ये एक बार मैग्नेट जो है एक डायपोल मोमेंट बिल्डअप करके रखा है ना, विच इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। लेकिन ये डायपोल मोमेंट आया कैसे इस बार मैग्नेट में? तो हुआ यूं, अगर मैं अंदर जाऊंगा एकदम पूरा ही अंदर, तो इसके अंदर में हम लोग देखेंगे ये जो डायपोल मोमेंट है, ऐसे छोटे छोटे डायपोल मोमेंट्स ढेर सारे हैं, ढेर सारे डायपोल मोमेंट्स हैं जो कि इस तरीके से अरेंज्ड हैं।
छोटे छोटे डायपोल मोमेंट्स इस तरीके से अरेंज्ड है, इस फैशन में। और सभी डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट होता है वो हमें ये वाला मिलता है, जिसपे अभी हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए थे, है ना। हमने पढ़ा था, याद करो, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, याद है क्या? जैसे H2O क्या होता है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर होता है सर। और N2 क्या होता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। क्या होता है पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंशिएट करने का क्राइटेरिया? डाइपोल जीरो और नहीं जीरो। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो जीरो। इक्वल्स टू जीरो। और नॉन पोलर में, सॉरी, पोलर में क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन ये जो डायपोल मोमेंट है ये चार्ज वाला था, इलेक्ट्रिक वाला, है ना, इलेक्ट्रिक वाला था। ऐसा डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण से भी होता है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? याद करो, स्टार्टिंग में मैंने जब हम लोगों ने पढ़ा था बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज के कारण से भी था। बार मैग्नेट इन द सेंस डायपोल, डायपोल हमारा किसके कारण से, चार्ज के कारण से भी था। और डायपोल हमारा बार मैग्नेट के कारण से भी था। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ रहा था, तो नॉर्थ पोल हमारा क्या था, प्लस क्यू चार्ज, और ये क्या था, माइनस क्यू चार्ज। अगर इसको इस तरीके से रखें, दीज टू आर इक्विवेलेंट, बट नेचर में डिफरेंट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सेम है। इस जगह पे कॉन्सेप्ट आया कि हाँ ये डायपोल मोमेंट जीरो है और नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं तो लेट से कि हमारे पास कोई एटम है, लेट से हमारे पास कोई एटम है, और अगर एटम है तो एटम के अंदर क्या होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रिवॉल्व कर रहे होंगे, बराबर है क्या? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे इस तरीके से अपने ऑर्बिट में चारों ओर तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो ये एक करंट फ्लो करा रहा है। और इसका हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाला था, याद है क्या? अगर तुम्हें याद हो तो इस डायरेक्शन में करंट आ जाता है। देखो फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट है। उसी लूप को मैं एक करंट कैरिंग वायर से भी डिनोट कर सकता हूँ। बहुत सही, अगर करंट कैरिंग वायर से मैं अगर डिनोट कर सकता हूँ तो करंट होगा कितना, इसका मैं बता ही देता हूँ तुम्हें। करंट कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। तो इस जगह से चार्ज फ्लो करके वापस से इस जगह तक आने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी। ये हो जाएगा चार्ज कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है, ई हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, कैपिटल टी। और अगर इसका ओमेगा वगैरह गिवन होगा तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये करंट आया है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के कारण से, ऐसे से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या मैं इस जगह पे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण से बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें करंट आया है तो कोई भी करंट कैरिंग लूप के कारण से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। याद है क्या? एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, या फिर यूं बोल लो कि ये एक डायपोल मोमेंट सेटअप करेगा और एक छोटा सा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसका डायपोल मोमेंट नीचे की डायरेक्शन में होगा। आया ना? तो इस जगह पे डायपोल मोमेंट आ रहा है किसके कारण से, करंट होने के कारण से। करंट हुआ किस रीजन से, इलेक्ट्रॉन की भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब बातें दोनों हो सकती है,
कि करंट जो सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में भी रिवॉल्व कर सकता है और इस डायरेक्शन में भी रिवॉल्व कर सकता है, कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है इसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करें। बिल्कुल सही है। हम लोग जब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। अरे हाँ या ना? हाँ है ना? ये इस तरीके से करते हैं हम लोग। तो स्पिन जिसको हम लोग बोलते हैं, बराबर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में, और वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकता है, बराबर है क्या? तो ऐसे ऐसे एक एटम की बात नहीं हो रही है, ये पूरे सब्सटेंस या फिर मटेरियल की बात हो रही है। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर मैं बात करूंगा तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर डायपोल मोमेंट छोटा 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 हर एक इंडिविजुअल एटम के लिए हो सकता है। आया ना? डायपोल मोमेंट छोटा छोटा हर एक इंडिविजुअल एटम के लिए हो सकता है, लेकिन ये जो डायपोल मोमेंट होगा वो रेंडमली अरेंज्ड होगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? आया ना? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये डायपोल मोमेंट क्या होगा? रेंडमली अरेंज्ड होगा। जैसे पानी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से हाँ समझाता हूं तुम्हें मैं। जैसे वाटर को मैंने रख दिया है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स होंगे वो रेंडमली अरेंज्ड होते हैं हर एक डायरेक्शन में। और जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के जाऊंगा तो सारे डायपोल्स क्या हो जाते हैं? अरेंज्ड हो जाते हैं ऐसे करके। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ तो यहाँ पे भी जब कोई सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, ये कोई भी सब्सटेंस है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल है, यूं बोल लो, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो अगर इसको कोई भी फील्ड में नहीं रखा है तो इस पे नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा? जीरो। जीरो। और क्यों होगा? क्योंकि ये सभी रेंडमली अरेंज्ड हैं। तो इसीलिए कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड नहीं होता है, बराबर है क्या? लेकिन बार मैग्नेट के केस में कुछ ऐसा होता है कि ये ऑलरेडी इस फैशन में अरेंज्ड है और ये इसी तरीके से पूरे लाइफ टाइम तक रहता है। तो इसके कारण से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है, लेकिन इस जगह पे क्या हो जाता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। रीजन ये है कि ऑल आर रेंडमली अरेंज्ड। तो मैं क्या करूं ताकि ये सभी एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाए? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है अरेंज करने के लिए? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दो, तो इस जगह पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, इस जगह पे साउथ पोल आ जाएगा। और जैसे तुमने एक एक्सटर्नल फील्ड सेटअप किया तो जितने भी इसके अंदर में छोटे 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 डायपोल्स होंगे वो सभी अरेंज होना स्टार्ट होंगे। इस बात की गारंटी नहीं है कि सारे इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। क्यों गारंटी नहीं है? रीजन एक दो को मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ। जरूरी नहीं कि सारे इसी डायरेक्शन में अरेंज्ड हो जाएं, लेकिन लगभग लगभग अरेंज हो जाएंगे। रीजन ये है कि ये डिपेंड करेगा कि तुमने जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया है इस जगह पे वो कितना स्ट्रांग है। वो कितना स्ट्रांग है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो वो सारे डायपोल्स को रोटेट करा करके एक डायरेक्शन में कर देगा। लेकिन अगर ये जो बार मैग्नेट तुमने पुट किया है या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तुमने सेटअप किया है वो वीक होगा, तो उसमें कुछ ही डायपोल्स को वो रोटेट करा पाएगा। तो चलो कुछ तो किया। पहले क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था, लेकिन अब क्या आएगा? डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो।
डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं हुआ है तो ये छोटा सा एक डायपोल मोमेंट या फिर बड़ा सा डायपोल मोमेंट, डिपेंडिंग अपॉन सब्सटेंसेस, कौन सा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक, है ना। तो ये सेटअप कर लेगा और ये फिर इसको अट्रैक्ट करेगा। अभी डायमैग्नेटिक के बारे में टोटली डिफरेंट सिनारियो होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे अब एक दूसरे को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। ये हो जाएगा साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा। चलो ठीक है, तो ये बातें तुम्हें समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो है डेट इज डायमैग्नेटिज्म, उसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है जो कि ये रिपेल करने लग जाता है ना। अट्रैक्ट कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन रिपेल क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हुआ जो कि रिपेल कर रहा है डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जनरली वो होते हैं जिसके सारे ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, है ना। मैंने पहले क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चाहे तो तुम्हारा क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर सकता है, वो चाहे तो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर सकता है। लेकिन अगर कंप्लीटली फील्ड है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, तो इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी इंडिविजुअल एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं। मेरी बात समझ में आई क्या। तो उसके पास अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, तो पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट था, रेंडमली अरेंज्ड था। ये इस तरीके से रेंडमली अरेंज था, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल थे रेंडमली अरेंज था, तो जिसके कारण से नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, 0। लेकिन इस जगह पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 इसलिए है क्योंकि अंदर के छोटे छोटे जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट ही 0 है। तो इसीलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इसका, 0। ये कौन सा है, अदर के लिए, और ये किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए। तो इस रीजन के कारण से ये हो रहा है 0, है ना। मोमेंट इस रीजन से हो रहा है 0। अच्छा ठीक है, अगर 0 हो रहा है इसका मतलब तुम अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो इसको, मतलब कि बाहर मैग्नेट अगर लेकर के आओ इस जगह पे, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दिया इस तरफ, तब तो इसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर मैंने एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस रखा इस जगह पे, कोई वही सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस रखा, तो इस जगह पे तो इसको ना तो अट्रैक्ट करना चाहिए ना ही रिपेल करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ऐसा क्या हुआ। तो ये थोड़ा डेप्थ में बातें हैं, मैं जितना बताऊंगा उतना बस तुम लोग को याद रख लेना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल्ड रिसर्च किया जाता है, तब जाकर के पता चलता है। मैं सिंपल से कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखा गया बाहर मैग्नेट, जो कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा सेटअप हो गया, लेट से इस जगह पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो चुका है। और तुम्हारे पास दो लूप्स हैं, एक लूप क्लॉकवाइज और एक लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर तुम इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लो को एज्यूम करोगे तो इसका करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डायरेक्शन के नहीं लेता हूँ, मैं करंट के फ्लो के डायरेक्शन को लेता हूँ। तो ये है हमारे पास एक इस डायरेक्शन वाला और एक अपोजिट डायरेक्शन वाला, दोनों प्रेजेंट होंगे। ऐसे ऐसे ढेर सारे होंगे, मैं बस इन दोनों में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसके कारण से अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो वो क्या करेगा, सोचो। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुमने पुट किया तो इस पे लेंस लॉ अप्लाई होगा। इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड
इंड्यूस जो भी है करंट कैरिंग वायर के कारण से इस डायरेक्शन में है, तो वो किधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण से वो इस डायरेक्शन में सेटअप होगा, बराबर। लेकिन जैसे ही ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस पे लेंस लॉ अप्लाई होगा। याद करो स्टार्टिंग में हमारा फेरेडेज लॉ क्या बोला था कि वो हमारा इंड्यूस करता है करंट को, और करंट इंड्यूस होता है, तो रीजन यहाँ पे ये है कि लेंस लॉ इस पे अप्लाई हुआ, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन था वो जो रिवॉल्व कर रहा था वो स्लो डाउन हो जाता है। कौन सा स्लो डाउन होगा, ये वाला होगा या ये वाला होता है? बेसिकली दोनों इफेक्ट करता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड को इफेक्ट करता है, और ये वाला जो है ये स्पीड अप हो जाता है, और ये वाला जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब समझना बात को, ये दोनों मिलकर के क्या कर रहा था, नेट जीरो कर दे रहा था, क्योंकि इसके कारण से इस डायरेक्शन में डायपोल था और इसके कारण से डायपोल इस डायरेक्शन में था। अभी नेट हो रहा था जीरो, लेकिन जैसे तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और रखते के साथ ये वाला स्पीड अप हो गया, स्पीड अप होने के कारण से इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, डायपोल मोमेंट, और इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इफेक्टिवली अगर मैं नेट की बात करूं, वो क्या हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट will be in the opposite direction of external या फिर applied magnetic field। बहुत कम जगह पे ये चीज़ें बताया जाता है, मैं लेकिन फिर भी मैं डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक तुम्हें समझ में आ जाए। तो ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट will increase according to the Lenz law, and this magnetic moment will decrease। है ना, डायपोल मोमेंट बोल रहा हूँ या फिर मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा हूँ, बात एक ही चीज है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ट्रू वर्ड है, मतलब पूरा बोलना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलना चाहिए, लेकिन हर एक जगह पे अलग अलग वर्ड यूज कर लिया जाता है। कभी मैग्नेटिक मोमेंट बोल लेते हैं, कभी डायपोल मोमेंट बोल लेते हैं, क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ तो इसमें डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का तो यहाँ पे कोई काम है नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट इसका बढ़ गया, और मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ने के कारण से रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ यहाँ पे लिख दिया मैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो नाउ, विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, और वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब्सटेंसेस थे इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट अब जीरो नहीं है, पहले जीरो था जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो जीरो था। लेकिन जैसे ही तुमने इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये अचानक से डायपोल मोमेंट को डेवलप कर लिया, और अगर डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ है तो अब तुम खुद ही बता सकते हो कि ये अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो छोटे छोटे डायपोल मोमेंट जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड में नहीं होता है, इसीलिए ये क्या करता है, वीकली रिपेल करता है। सो अब कुछ ऐसा सिनारियो है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसका जो इंडक्शन हुआ ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बोलो समझ में आया क्या? हाँ, magnetization is in the opposite direction of the
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर डायपोल मोमेंट लिख लो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो होता है काफी छोटा m होता है, मतलब कि जो डायपोल मोमेंट होता है काफी छोटा होता है, इसीलिए जो रिपेल भी होता है वो वीकली रिपेल होता है, स्ट्रांगली नहीं होता है। तो जो ऑक्टेट कंप्लीट होने की बात मैंने यहाँ पे बताई, ये तो हर एक में होगा। कोई सा भी सब्सटेंस ले लो तुम, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसका आधा तो ऑक्टेट फिल ही होगा, लास्ट में ऑर्बिटल में ऑक्टेट फिल नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बात? तो जहां जहां तक ऑक्टेट फिल है वो तो क्या है, डायमैग्नेटिज्म शो करेगा ही करेगा। लेकिन क्योंकि डोमिनेटिंग हमें देख चेक करना होता है, तो डोमिनेटिंग क्या हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक वाला आ जाता है, या फिर हमारा पैरामैग्नेटिक वाला आ जाता है। तो ये दोनों कभी कभी डोमिनेटिंग हो जाता है और डायमैग्नेटिज्म को दबा देता है। लेकिन अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो डायमैग्नेटिज्म प्रेजेंट तो होना ही होना है। क्लियर है क्या? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऐसा क्या होता है कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। अब उसको हम लोग देख लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो जो डायमैग्नेटिज्म में जो ये था कि दो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, वो मतलब समझे नहीं, मतलब दोनों कैसे ऑपोजिट, मतलब वो कुछ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करंट प्रेजेंट रहेंगे क्या उधर, मतलब वो नहीं समझा कि दोनों ऑपोजिट में कैसे। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हेलो। वापस से डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करो। हाँ फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें ऐसा क्या होता है कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। फिर इसके हम लोग नेचर के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, अभी हम लोग को ये तो पढ़ना बाकी है कि इसका मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, पढ़ लेंगे उसको भी। तो देखो, अभी जो हम लोगों ने बताया कि डायपोल मोमेंट छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के कारण से आता है। इनफैक्ट सारे एटम्स जो होंगे वो सभी क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट को रखेंगे और रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। और सिंगल सिंगल डायपोल मोमेंट इस तरीके से रैंडमली अरेंज्ड है, जिसके कारण से नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर, इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो डिफरेंट हो जाता है। वो हमारा कुछ इस टाइप से नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर में ये जो डायपोल्स हैं ये थोड़ा अलग फैशन में अरेंज्ड होते हैं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी लगाया नहीं मैंने, ठीक है। अभी कैसा है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं। और ये कौन सा सब्सटेंस था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये किसके लिए, फेरो के लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्लस्टर के फॉर्म में ये सारे डायपोल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में, जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ये इतना सा पार्ट में डोमेन होता है। इतने से पार्ट में क्या होता है कि सारे जो डायपोल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, एक ही डायरेक्शन में। और ये सारे डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं दूसरे डोमेन का, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी सेम डायरेक्शन में होंगे। एक डोमेन में अगर है तो वो सभी सेम डायरेक्शन में होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक डोमेन है तो इसमें जितने भी सारे डायपोल होंगे छोटे छोटे, वो सभी एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड होंगे।
और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, सभी एक साथ अलाइन हो जाते हैं। कब? जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हो तो इस लोकेशन पे भी, इस टाइम पे भी जो सारे डोमेन्स होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होगा, जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो क्लस्टर के फॉर्म में है, डोमेन्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, वो सारे के सारे कैसे हैं, रेंडमली अरेंज्ड है। लेकिन एक डोमेन के अंदर जो है वो रेंडमनेस नहीं है, वो सारे के सारे सिंगल डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो एक डोमेन होता है उसमें लगभग लगभग 10⁻11 एटम्स के आसपास में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 10⁻10 10⁻11 के आसपास में जो एटम्स होंगे वो कलेक्शन होंगे, है ना, कलेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। कलेक्शन ऑफ स्मॉल डायपोल मोमेंट्स, मैग्नेटिक dipole moments, which are called domain, and they are like these times in number. समझ में आ रहा है क्या? तो ये रेंडमली अरेंज्ड होते हाँ हैं, सर। और इसको हम लोग एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एक डायरेक्शन है तो मैंने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। इसको मैंने एक डायरेक्शन में तो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लिया, इसका एक डायरेक्शन है तो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि ये सभी एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में, तो इसको हम लोग एक डायपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब ऐसे ऐसे ढेर सारे होंगे यहाँ पे, जितने तुम बनाना चाहो, जितना बड़ा सब्सटेंस ले उसके हिसाब से ये चीज़ें होंगे। तो ये रेंडमली अरेंज्ड है, कैसे भी करके हो सकता है ऐसा। और अभी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो। और जब हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अब इस जगह पे जो डोमेन है वो रोटेट करेगा और अलाइन हो जाएगा। पहले केस में अलाइन उतना नहीं हो पाता था, लेकिन जैसे ये डोमेन वाला फैक्टर आ गया तो सारे के सारे जो अंदर डायपोल्स हैं वो अरेंज होने लग गए कुछ इस तरीके से कि वो एक नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट किया। तो यहाँ पे अगर क्लस्टर या फिर डोमेन की बात करूँ, वो पूरा का पूरा इस तरीके से अरेंज हो जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन लेकर के आता है। और जो डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से ये एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली। चलो, तो लगभग लगभग मैंने ये सारी के सारी बातें तुम लोग को बता दी है, ये सब क्या चीज़ें होते हैं। और इसमें कुछ क्यूरीज टेम्परेचर वगैरह भी आता है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें जब तक टर्म्स को मैं डिस्क्राइब ना कर लूँ, प्रॉपर्टीज़ वगैरह को, तब तक मैं इसको बता नहीं पाऊँगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो पहले मैग्नेटाइजेशन को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। मैग्नेटाइजेशन
तो मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को भी हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पे सिनारियो चेंज हो जाएगा। कैपिटल एम से जिसको हम लोग डिनोट करेंगे वो हमारा मैग्नेटाइजेशन होगा, और स्मॉल एम से जिसको डिनोट करेंगे वो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, मैग्नेटाइजेशन। ऐसा। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन जो होता है किसी भी सैंपल का इस बात को डेंसिटी को डिनोट करता है। डेंसिटी क्या चीज़ है? डेंसिटी हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा? मास का डेंसिटी। चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा? चार्ज का डेंसिटी। तो इसी तरीके से डायपोल मोमेंट जो है मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे, ये छोटे 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 डायपोल मोमेंट्स प्रेजेंट है। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है, उसी के डेंसिटी को हम लोग मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। सो उसको क्या बोल देंगे? मैग्नेटाइजेशन is kind of density of magnetic dipole moment, which is equals to net magnetic moment, net magnetic dipole moment of any substance to its volume। ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, सिंपल सा डेफिनेशन है, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे लिए निकल के आ गया है, that मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा तो ये हमारा एम्पियर मीटर इनवर्स में आ जाएगा, यूनिट ऑफ डायमेंशन जो एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? अगर लेट से हमारे पास कोई भी एक सॉलिनॉइड है, कोई भी सॉलिनॉइड है, तो सॉलिनॉइड के अंदर क्या होता है? एक कोर होता है, और कोर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से रैप करते हैं वायर्स को। इस तरीके से वायर्स रैप्ड होते हैं, ढेर सारे वायर तुमने इसके ऊपर लगा दिए, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर कोर नहीं होता तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता। जरूरी थोड़ी ना तुमने कोर डाला तभी मैग्नेटिक फील्ड आया। जैसे कि बोलो इंडक्टर, इंडक्टर में करंट फ्लो करता था तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता था। लेकिन ज़्यादातर इंडक्टर के अंदर हम लोग कोर डाल देते हैं। क्यों? हमें ऑफ कोर्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो स्ट्रांग चाहिए, तो इसीलिए हम लोग कोर डाल देते थे। लेकिन अगर कोर नहीं डालेंगे तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो थोड़ा कम होगा। और जैसे ही मैंने कोर डाल दिया तो कोर डालने के कारण से क्या हुआ? ये तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया ही किया, लेकिन अंदर जो आयरन था सपोज, तो उसके अंदर छोटे छोटे डायपोल्स थे। अब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में खुद को अरेंज कर लिया, तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया ना मुझे। तो अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा डेट विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट ड्यू टू द कॉइल, एंड सेकेंड ड्यू टू द कोर या फिर मटेरियल के कारण से। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। है ना? तो ये समझना अच्छे तरीके से बात को कि हाँ, ये
बी नॉट क्या है और बी एम क्या है? बी नॉट किसके कारण से है? दिस इज द एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड contribution by the material or the core. Name is the extra magnetic field contributed by material और core material. ठीक है, इसके कारण से एक्स्ट्रा जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिला है वो है। अब मुझे बी नॉट चाहिए और बी एम चाहिए, तो बी एम वगैरह किस तरीके से निकालेंगे? बी नॉट जो है हम लोग जनरली जो लिखते थे वो म्यू नॉट एन आई लिखते थे, बराबर, डेट इज सोलिनॉइड के लिए लिखते थे। लेकिन अगर बी एम की बात करूं तो वो मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। कैसे? मैं अगर बोलूं कि हमारे पास आयरन कोर है और आयरन कोर में मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, तो ये क्या एक्स्ट्रा बीएम सप्लाई करेगा क्या? नहीं, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी डायपोल मोमेंट नहीं है जो कि सपोर्ट करे। लेकिन अगर अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है और तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी काफी अच्छा सप्लाई किया है, तो सारे डायपोल्स जो है वो इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैपिटल एम कितना है। फिर से याद दिला दूं, कैपिटल एम क्या है हमारा? मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो जरूरी नहीं है कि तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो सारे के सारे इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। नहीं, जितना स्ट्रांग करोगे उतना ज्यादा अरेंज होगा, और अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो ये कुछ तो अरेंज होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा। तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे इस डायरेक्शन में। तो इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो लेस होगा, इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ज्यादा, अगर हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो। बात समझ में आई? तो हम लोग इस जगह से बोल सकते हैं डेट मैग्नेटाइजेशन, सॉरी, जो मैग्नेटिक अंदर इंडक्शन होगा बी एम का वैल्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एम। तो इस तरफ से वैल्यू जो निकल के आता है डेट इज म्यू नॉट एम निकल करके आता है। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है, अभी हम लोग यूज करेंगे आगे जा करके। डेट बी एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एम, और एम इज व्हाट? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये क्या होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है आ, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कैपिटल एच इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय म्यू। जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो म्यू से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसका जो वैल्यू निकल के आता है डेट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ऊपर जो हम लोगों ने सोलिनॉइड लिया, उस सोलिनॉइड में जो हमारा बी था वो कितना था? नेट था। ठीक है, तो मुझे इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो एच इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस ऑफ बी एम डिवाइडेड बाय म्यू। ये चीज निकल के आया, और इस जगह पे मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो एच इंटू म्यू विल बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस ऑफ बी एम, और उसके बाद मुझे क्या पुट करना है? बी नॉट का वैल्यू और बी एम का वैल्यू। तो बी नॉट का वैल्यू कितना होगा और बी एम का वैल्यू कितना होगा? इस जगह से अगर मैं बी नॉट का वैल्यू निकालू तो बी नॉट कितना हो जाएगा? एच इज इक्वल्स टू बी नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। सो बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। एक तो ये हुआ, और दूसरा हमने ऊपर ही देखा था डेट मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अभी, तो बी एम विल बी इक्वल्स टू
बी एम इज इक्वल्स टू मी नॉट इंटू एम। तो इन दोनों के वैल्यूज को मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, इस जगह पे पुट कर लिया। तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, बी नॉट दैट इज मी नॉट कैपिटल एच प्लस ऑफ मी नॉट इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल्स टू एच। और इस म्यू नॉट को मैं नीचे कर लेता हूँ, तो ये किसका है म्यू, ये मीडियम का म्यू है ना, नेट मीडियम का म्यू है। तो मीडियम और म्यू नॉट में क्या रिलेशन होता है, रिलेटिव आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये हो जाएगा एच प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय म्यू आर। तो इधर से हमारे पास ये एक रिलेशन आया that capital H is equals to this thing, इसको हम लोग H इंटू म्यू आर लिखते हैं, इज इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस ऑफ कैपिटल M। और इसको इस तरफ कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा म्यू आर माइनस वन इंटू कैपिटल H इज इक्वल्स टू कैपिटल M। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास मैग्नेटाइजेशन का। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी में रिलेशन आया ये। कैपिटल M क्या है हमारा, मैग्नेटाइजेशन, एंड कैपिटल H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इस कैपिटल M इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस वन। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, इंटू कैपिटल H। और म्यू आर माइनस वन को हम लोग एक नया नाम देंगे यहाँ पे, डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको जाय से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल M इज इक्वल्स टू जाय इंटू H। तो इधर जाय क्या हो गया, जाय इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस वन। और म्यू आर क्या है हमारा, रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसको हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। जाय को ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इस जाय का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये जाय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें किसी भी मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देने। अगर किसी भी मटेरियल के बारे में मीटिंग इन इंफॉर्मेशन, हाँ बोलो। मीटिंग इन होने वाला है सर। ओके ओके, वापस से ज्वाइन करो। तो इधर हम लोग जाय के बारे में बात कर रहे थे कि जो जाय है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हमें पता चलता है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो जाय का वैल्यू क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम लोग ऐसा बोलेंगे डेट दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन स्मॉल। वही अगर मैं डायमैग्नेटिक की बात करूं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये जो टर्म होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये हमारा होता है नेगेटिव एंड स्मॉल। जब मैं टर्म स्मॉल यूज कर रहा हूं तो किसी के कंपैरिजन में कर रहा हूं, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे किसके कंपैरिजन में स्मॉल बातें हो रही है। बेसिकली एप्सलन के रिगार्डिंग हो रहा है, विच इज 10⁻10 और 11 या 12 के रिगार्डिंग हो सकता है। आगे वैल्यूज को भी कंपेयर कर लेंगे एक बार। ये चीज हो गया। और अगर फेरोमैग्नेटिक है तो बोलो,
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होगा? पॉजिटिव एंड वीक। हाँ, दिस विल बी पॉजिटिव एंड लार्ज। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम लोग ये सारे वैल्यूज बोल सकते हैं। तो जो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। नेगेटिव में भी हमारा स्मॉल और थोड़ा सा बड़ा मतलब आसपास के वैल्यूज रेंज डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, N2 है, O2 है, वाटर है, क्या है, उस पर डिपेंड हमारा कर सकता है। थोड़ा थोड़ा मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ सकते हैं। जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे तो पैरामैग्नेटिक सारे सब्सटेंसेस के लिए वो क्या टर्म होते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एल्यूमिनियम बोल सकते हैं हम लोग, लिथियम हो सकता है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में से आयरन कोर वगैरह हो गया तो हमारा इसमें पॉजिटिव हो जाएगा और लार्ज होगा। अब इसके वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यूज जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है वो जो जाय है वो -1 से 0 के बीच में होगा, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए 0 से लेकर के कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो मैंने बोला था कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के रेस्पेक्ट में स्मॉल या फिर हम लोग लार्ज बोल सकते हैं, तो ये एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन कितना होता है? देखो, जो मैं वैल्यू बताता हूँ कुछ कुछ एलिमेंट्स के, जो सब्सटेंसेस है जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, कुछ के हमारे 10⁻⁻6 में होता है, कुछ के 10⁻⁻5 में होता है, कुछ का 10⁻⁻9 में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का 10⁻9 में होता है, और कॉपर का बोलूँगा तो 10⁻6 में होता है। तो इस तरीके से कंपेयर वगैरह किया जा सकता है, वो ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ लगभग लगभग। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ज़ाय होता है वो काफ़ी बड़ा होता है 1 से। तो काइंड ऑफ तुम ऐसा समझ सकते हो कि जाय का वैल्यू क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। अगर ये वाई एक्सिस है तो अगर नेगेटिव है तो ये डाया, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव है तो ये पैरा, और इसके ऊपर अगर चला गया तो ये कैसा हो जाएगा? फेरो, है ना, ये जाय का वैल्यू। और ये जो वैल्यू होगा उसे भी तुम 10⁻⁻4 के आसपास में मान सकते हो। पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव में 10⁻⁻4 या फिर 10⁻⁻5 तक। और ये तो नीचे कहीं भी जा सकता है, 10⁻⁻10 भी जा सकता है नेगेटिव में। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया जाय का, किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिविटी वगैरह लिखेंगे। और आगे चलते हैं, इसमें हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं कि किस तरीके से बिहेवियर होता है अगर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आएंगे तो। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस लिख लेता हूँ, तीनों को एक साथ कंपेयर करूँगा। पहला प्रॉपर्टी ऐसा है कि अगर मैं इस जगह पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करूँ, है ना, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के कारण से जो फील्ड होगा वो किस तरीके से पास करेगा मटेरियल के थ्रू। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, डाया, पैरा एंड फेरो। तो अगर मेरे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस गिवन है और तुमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा? फील्ड को बेंड मतलब वीक करने की कोशिश करेगा। बेसिकली ये क्या करता है? रिपेल करता है, अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन होता है, तो इसको वीक करने की कोशिश करेगा।
इस तरीके से। लेकिन पैरा के केस में क्या है, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुमने रखा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। वो क्या करेगा, उस लोकेशन पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, ये इस तरीके से जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही फेरो के बारे में बात करेंगे तो फेरो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। मतलब जितना ज़्यादा क्लोज उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा, तो क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रखेगा फील्ड को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डाया पैरा फेरो के लिए। सेकंड जो होता है, अगर मैं कोई भी एक लिक्विड सब्सटेंस लिया है और उसको मैंने यू ट्यूब में डाल दिया, यू ट्यूब, ठीक है, यू शेप वाला ट्यूब, नॉट दिस यूट्यूब। तो इसको मैंने अगर इसमें डाल दिया है और तुमने एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेकर क्या है इस जगह पे, लेट से इस जगह पे नॉर्थ पोल है और इस जगह पे साउथ पोल है। तो अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर नहीं होता यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो एक सेम लेवल पे होता है ना, एग्जैक्टली सेम लेवल पे होता है। लेकिन क्या करता है हमारा, रिपेल करता है। तो रिपेल करेगा तो क्या करेगा, पुश कर देगा, तो इसका जो लेवल होगा थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा और ये काइंड ऑफ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर वही केस हम लोग पैरा के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा। और फेरो में भी वही होगा। तो लेट्स से कि इस जगह पे नॉर्थ पोल है और इस जगह पे साउथ पोल है और इसका जो लेवल था वो इस जगह पे था। तो जैसे ही तुमने इसके अंदर पुट किया तो ये थोड़ा सा लेवल ऊपर चला जाएगा, है ना? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इस केस में भी वैसा ही होने वाला है, सेम, बस थोड़ा स्ट्रांग होगा तो वो थोड़ा लेवल को और ऊपर लेकर के जाएगा। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी में देखते हैं कि अगर मैं पाउडर के फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस को रख रहा हूं, बराबर, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है और इस जगह पे एक पाउडर के फॉर्म में तुमने कोई सब्सटेंस को रखा है, तो ऑफ कोर्स जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है वो क्या करेगा, मटेरियल उस जगह से रिपेल होकर के वीक फील्ड में जाने की कोशिश करेगा। तो अगर वीक फील्ड में जाना है तो वीक फील्ड में जाने के लिए कैसा हो जाएगा फिर बोलो। पहले क्या था, इसके अंदर कुछ इस तरीके से मटेरियल बिल्कुल लेवल में होंगे जब तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया था तो। लेकिन अब तुमने इसको डाल दिया है, तो डाल दिया तो वो किस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, जहाँ पे वीक फील्ड होगा उस जगह पे ज़्यादा आ जाएगा। तो ये काइंड ऑफ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब देखो वीक फील्ड किस जगह पे ज़्यादा होगा इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर डिस्टेंस माइन्यूट सा हुआ तो उस केस में ऐसा आएगा कि बीच में स्ट्रेंथ हमारा कुछ वेरी करेगा। और लेकिन अगर डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग चेंज कर लें तो उसके कारण से स्ट्रेंथ जो है हमारा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा लोकेशंस वाइज। इस केस में जो हमारा फिलिंग होगा, मतलब कि ढेर बनेगा, वो काइंड ऑफ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हो चुका है वो हमारा कम और ये स्ट्रेंथ हो चुका है ज़्यादा डिस्टेंस। और इस केस में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो अगर मैं यहाँ पे
नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ रख दो। तो ये ढेर इस बार इस तरीके से बनेगा, क्योंकि उस जगह पे रहने की कोशिश करेगा जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस तरह से दे दिया। और दूसरे केस में कैसा हो जाएगा ये, ऐसा, क्योंकि इस बार बीच में ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रेंथ, और बीच में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो उस केस में यहाँ पे वो ज़्यादा ढेर बनेगा। सेम केस इसके लिए मैं बोल सकता हूँ, सेम, बस ढेर थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि जो इकट्ठा होगा वो ज़्यादा इकट्ठा होगा। और अगर मैं किसी भी मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की कोशिश करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ में आए क्या? अगर यस किसी सर। भी तुम सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड करो तो फ्रीली सस्पेंड करने पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो इस तरीके से 90 डिग्री पे टर्न हो जाएगा, क्योंकि ये रिपेल करता है। फ्रीली सस्पेंड करा ना तुमने, ऐसा। लेकिन अगर इसको मैं फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो ये अरेंज हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब कि इस जगह पे था हमारा नॉर्थ पोल और इस जगह पे था साउथ पोल, इस तरीके से। तो इधर था हमारा नॉर्थ पोल और इस जगह पे था साउथ पोल। तो ये जो हमारा डायपोल होगा, छोटा सा जो बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, जो सब्सटेंस तुमने यहाँ पे पुट किया। ये थोड़ा, एक मिनट, इसको कर्व गलत बना दिया, ये इस टाइप से आ जाएगा, ऐसा। और सेम केस इस वाले में होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नेचर सेम है, बस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में वो स्ट्रांग हो जाता है, और कोई बात नहीं है। ठीक है। हाँ सर। और गैस के साथ भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर गैसेस जो होंगे उसको पास कराया जाएगा एक मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो क्या करेगा, पोल से दूर चला जाएगा, क्योंकि उसको तो रिपेल करना है। और अगर गैस को मैं पास कराऊंगा जो कि ऐसे गैस हैं जो फेरोमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक गैस है, तो वो क्या करेगा, पोल के पास जाकर के ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है, और ये हम लोग इसको क्यूरीज लॉ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो ज़ाय है वो मटेरियल के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। मैग्नीट्यूड में जितना ज़्यादा उतना बढ़िया मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, और अगर तुमने उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो बेसिकली तुम उसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के देखो उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जो मैग्नेटिक मोमेंट्स वगैरह बन रहे हैं उसको तुम क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा, है ना। और वो कम हो जाएगा तो तुम्हारा ज़ाय का वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक और पार्ट बच गया है जो कि है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस वगैरह, है ना, लूप्स वगैरह किस तरीके से बनाते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो टिल देन मैं तुम लोग को सर बोलूँगा कि इसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से, और नेक्स्ट क्लास में तुम आओ तो अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझ पाए। काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, तो थ्योरीज वगैरह है तो तुम्हें थोड़ा अच्छे से कोप अप करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं। तो तब तक तुम लोग होमवर्क करो, डीपीपी एक कर लो, नेक्स्ट डीपीपी कर लो, और एक ईएमआई का एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कितने 20 क्वेश्चंस करो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बाकी क्लास है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।